विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रारंभिक चौहान शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम चौहान शासक अर्णोराज एवं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्णोराज, जिनका अन्य नाम आनाजी भी मिलता है, इनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक रहा। अर्णोराज के पिता का नाम अजयराज चौहान एवं माता का नाम सोमलवती था। इनका राज्याभिषेक 1133 ईस्वी में अजमेर दुर्ग में हुआ। अजमेर संग्रहालय की एक खंडित प्रशस्ति से विदित होता है कि अर्णोराज ने उन तुर्कों को जो कि अजमेर पर आक्रमण करने आए थे, अजमेर तक आप पहुँचे थे, वो तुर्क आक्रमणकारी, उनको परास्त कर दिया था। तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज चौहान ने करवाया था। कब करवाया? 1137 ईस्वी लगभग। किस नदी के जल को रोककर? चंद्रा नदी के जल को रोककर। क्यों करवाया? तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु। ये जो आना सागर झील है वो नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वो 1133 से 1137 ईस्वी के मध्य हुआ। वहीं पृथ्वीराज रासो के अनुसार झील का निर्माण 1135 से 1137 के मध्य होना बताया जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अर्णोराज ने मालवा पर आक्रमण कर परमार नरेश नरवर्मा को परास्त किया। इस शिलालेख में इस नरवर्मा की जो उपाधि है वो निर्वाण नारायण नामक उपाधि मिलती है। अजमेर के लेख के अनुसार अर्णोराज ने पराजित मालवराज के हाथियों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इसने अपनी विजय पताका को सिंधु और सरस्वती नदी के प्रदेशों तक ले जाकर अपने वंश की परंपरा के महत्व को बढ़ाया। हरितानक देश, जो कि दिल्ली में पड़ता था, हरितानक देश तक अभियान का नेतृत्व कर उसने अपनी पैतृक विजयी भावनाओं के प्रति कटिबद्धता प्रकट की। उसकी इन विजयों से उसने पंजाब के कुछ पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष। जब अर्णोराज गद्दी पर बैठा तो उस काल में चालुक्य बड़े शक्तिशाली हो गए थे। जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे जो अपने पैतृक राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करना चाहते थे। जो चौहान चालुक्य संघर्ष है वो पुराना था, पुराने समय से ही, पुराने चौहान शासकों से ही चला आ रहा था। लेकिन ये जो अर्णोराज और जयसिंह सिद्धराज है, इनकी महत्वाकांक्षा के कारण ये जो संघर्ष है उग्र हो गया था। अर्णोराज भी अपना राज्य विस्तार मालवा की ओर करना चाहता था, तो गुजरात का जो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज था वो राजस्थान की ओर बढ़ना चाहता था। अंत में जयसिंह ने अर्णोराज के साथ संधि कर ली और अर्णोराज की कुछ बातें मानकर उसको राजी कर लिया तथा अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह, महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों, जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया और अर्णोराज की सहायता से मालवा के यशोवर्मन को परास्त कर मालवा को जयसिंह सिद्धराज ने अपने राज्य में मिला लिया। 1142 ईस्वी में जब कुमारपाल शासक हो गया तो ये जो संघर्ष है, चौहान चालुक्य संघर्ष, पुनः शुरू हो जाता है। जयसिंह सिद्धराज का जो पुत्र था कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य ये संघर्ष शुरू होता है। हेमचंद्र का जो ग्रंथ है देव्याश्रय महाकाव्य, उसमें इस युद्ध को आरंभ करने का दोषी अर्णोराज को बताया गया है, जिसने कुछ राजाओं को कुमारपाल के विरुद्ध संगठित कर गुजरात पर दावा बोल दिया था। मरुतंग ने अपने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जो अर्णोराज था वो आक्रामक था और उसने चाहड़ से मिलकर गुजरात के सामंतों में फूट डालकर कुमारपाल की स्थिति को गंभीर बना दिया था। जयसिंह सूरी, जीन मंडन, चरित्र सुंदर तथा प्रबंध कोश आदि का जो लेखक है वो इस युद्ध का कारण कुछ और ही बताते हैं। इनके अनुसार जो युद्ध
का कारण था वो इस प्रकार है कि एक समय अर्णोराज और उसकी पत्नी देवल देवी, जो कि कुमारपाल की बहन थी, वो चौपड़ खेल रहे थे और चौपड़ खेलते खेलते हास्य विनोद में एक दूसरे के वंश की निंदा करने लगे। तो ये जो हास्य विनोद था उनका पति पत्नी का वैमनस्य में परिवर्तित हो गया और इसी के फलस्वरूप कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। परंतु ये जो कहानी है इसमें सत्य कम है, क्योंकि जो देवल देवी थी, देवल देवी नाम की कुमारपाल की बहन अर्णोराज को नहीं ब्याही थी। अभी हमने पढ़ा था जो अर्णोराज से कुमारपाल की बहन ब्याही थी उसका नाम कांचन देवी था। शिलालेख के अनुसार 1145 ईस्वी में आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त कर दिया। जो विजयी चालुक्य सेना थी वो अजमेर तक आ पहुंची थी, परंतु जो सुदृढ़ दीवारें थी दुर्ग की उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई और हताश होकर लौटना पड़ा। दोबारा फिर अर्णोराज ने अपनी विफलता का बदला लेने की कुमारपाल से योजना बनाई। अर्णोराज ने बदला लेने की योजना बनाई, परंतु चालुक्य बढ़ते हुए अजमेर तक आ पहुँचे। अर्णोराज की इस बार करारी हार होती है और उसे कुमारपाल के साथ अपनी बहन जलहण का विवाह करना पड़ा तथा हाथी और घोड़े उपहार के रूप में देकर विदा करना पड़ा। महत्वपूर्ण फैक्ट है, अर्णोराज ने अपनी बहन का विवाह किससे किया? कुमारपाल के साथ बहन जलहण का विवाह कर दिया। इसी समय संभवते कुमारपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसको अधीन कर लिया तथा सज्जन को वहां गवर्नर नियुक्त किया। अर्णोराज शैव मत धर्म को मानने वाला था, शैव मतानुयायी था, परंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी सहिष्णुता की भावना थी। वो धर्म सहिष्णु शासक था। उसने अजमेर में खरतरगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। वहीं पुष्कर का जो वरहा मंदिर है, महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों, पुष्कर के वरहा मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको कि उसने सम्मानित किया था। जो अर्णोराज था उसका बड़ा पुत्र जगदेव था, उसने अपने पिता की हत्या कर 1155 ईस्वी में शासक बन बैठा। चौहानों में पितृहंता जगदेव को कहा गया है। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक रहा। विद्यार्थियों, विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम बिसल देव भी मिलता है। इसकी जो प्रमुख विजय थी वो इस प्रकार थी। विग्रहराज चतुर्थ ने ढिल्लिका अर्थात दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेश मुसलमानों से जीतकर उनको अपने राज्य में मिला लिया। चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर के प्रदेश छीन लिए तथा परमार शासक कुमारपाल को भी विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया। चित्तौड़ में जो कुमारपाल का गवर्नर था सज्जन, उसको भी विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया। इसके जो राज्य की सीमाएं थी वो शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश तक प्रसारित थी। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग भी विग्रहराज चतुर्थ के राज्य के अंतर्गत थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी शक्ति और बल से विग्रहराज ने मल्लेच्छों का दमन कर आर्यावर्त को वास्तव में आर्य भूमि में बदल दिया था। इसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को भी परास्त किया था। गजनी का शासक अमीर खुसरो शाह किसने परास्त किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसका जो उल्लेख है ललित विग्रहराज में, जो ललित विग्रहराज नामक नाटक है उसमें मुस्लिम शासक हमीर के नाम से अमीर खुसरो शाह का उल्लेख। दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख पर बिसलदेव के समय में एक और शिलालेख 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया, जिसे शिवालक स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस लेख के अनुसार बिसलदेव ने देश से मुसलमानों का सफाया कर दिया तथा अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। साहित्य प्रेमी व आश्रयदाता। विग्रहराज चतुर्थ
न केवल एक अच्छा विजेता या सेनाध्यक्ष था, बल्कि वह साहित्य प्रेमी भी था और उनका आश्रयदाता भी था। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण उसके समय के लोग उसको कवि बांधव या फ्रेंड ऑफ पोइट्स या कट्टी बंधु के नाम से पुकारते थे। स्वयं विग्रहराज भी विद्वान था और उसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा। इस हरिकेली नाटक में महाभारत काल में हुए अर्जुन व शिव के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े में तथा ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर उत्तीर्ण है। विग्रहराज चतुर्थ के जो प्रमुख आश्रय प्राप्त दरबारी थे वो इस प्रकार हैं। प्रथम है सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। इस ललित विग्रहराज नाटक में विग्रहराज एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है, जो कि काल्पनिक है। नेक्स्ट है नरपति नाल। इसने बिसल देव रासो नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें विग्रहराज एवं परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। वे विग्रहराज की खानदेव व उड़ीसा की विजय का भी उल्लेख है। विग्रहराज चतुर्थ का शांति एवं युद्ध का मंत्री था पद्मनाभ, जिसने एक साहित्य का सम्मेलन भी आयोजित करवाया और इस सम्मेलन का सभापतित्व राजकवि सोमदेव ने किया था। निर्माण कार्य। विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छा निर्माता भी था। उसने अजमेर में धार, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, धार मध्य प्रदेश, धार की भांति एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसमें हरकेली नाटक की पंक्तियां अंकित करवाई। 1154 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी, जो कि राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। वर्तमान में इस मस्जिद को 16 खंभों का महल व 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का एक उर्स लगता है। इसके अलावा ये मान्यता है कि इस झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिन में किया था, इसलिए भी इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कर्नल टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े को देखकर कहा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। वर्तमान टोंक जिले में जो बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण भी बिसलदेव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसके अलावा इसने अपने नाम से विशालसर नामक झील भी बनवाई और उसके बीच रहने के पश्चात वे चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। बिलासपुर नामक कस्बे की स्थापना भी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई तथा अनेक दुर्गों का निर्माण भी इसने करवाया। धर्म सहिष्णु शासक। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, परंतु फिर भी एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन विहार बनवाए, जैनों के उत्सवों में भाग भी लिया और जो जैन विद्वान थे धर्मघोष सूरी, उनके आदेश से एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया। महत्वपूर्ण फैक्ट है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज अपने समय का महान शासक था, जिसका काल सपादलक्ष का सुवर्ण युग था। सपादलक्ष का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को। जब उसने अपने राज्य की बागडोर हाथ में ली थी तो वह पराजय, अप्रतिष्ठा, दुर्बलता आदि प्रभावों से निम्न स्तर तक पहुंच चुका था, परंतु विग्रहराज ने अपनी सूझबूझ, बल और कार्यप्रवणता से अपने राज्य की प्रतिष्ठा को अपने विजयों द्वारा पुनः संस्थापित करने में सफल हुआ। इसने तोमर, भंडारनाथ, गुहिल आदि शक्तियों को दबाकर अपने राज्य की प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपादलक्ष राज्य का स्तर ऊपर उठाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में लिखा है कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि वह एक सेनानायक के साथ साथ विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। अपने समकालीन विद्वानों में वे कवि बांधव कहलाता था, ये कहना है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की जो उपाधि है वो निरर्थक हो गई।
क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता नहीं रही थी किसी में। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणीय मानता था। ये केवल मात्र उसकी मिथ्या प्रशंसा ही नहीं है, हरिकेली का जो नाटक है वो उससे उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहॉर्न ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ये कहना है किलहॉर्न का कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ कालिदास और भवभूति की भी होड़ कर सकता था। तो विग्रहराज का जो समय था सपादलक्ष का सुवर्ण काल था। आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।